तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल। आपका स्वागत है। साइंस कक्षा 10 वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत आसान तरीके से आपको जो पार्ट कक्षा 10 का है, 10वां पार्ट है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हम करने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में जो पहला टॉपिक है वो क्या है, पूछता है प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे विकल्प में पूछा जाता है प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आगे जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, एक पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए इस चित्र माध्यम से समझिए इसे क्या कह रहा था। दूसरा नियम ये कह रहा था कि आपतित किरण आने वाली किरण, ये जो ठीक है आपतन बिंदु ये जो आपतन बिंदु है इस पर अभिलंब, ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्रतिबिंब। क्या, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हो सकता है या आभासी प्रतिबिंब हो सकता है। इसमें आपसे अंतर भी पूछ सकता है या अलग डेफिनेशन भी हो सकता है। तो कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, और आभासी में क्या है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे प्रतिच्छेद कर रही हो, वो क्या आभास। आभास का मतलब ऐसा लगना, मतलब संदेह होना। ठीक है, ऐसा हो रहा है, वो क्या आभासी। वास्तविक में दूसरा देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा बनता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। देखो समतल दर्पण, ये एक समतल दर्पण है हमने, ठीक है, और ये हमारे पास कोई आपतित किरण है, यहाँ से कोई वस्तु रखी है, यहाँ से कोई आपतित किरण है तो ये परावर्तित हो रही है। ठीक है, परावर्तित हो रही है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ए डैश तक जा रही है। और इस जो हमारे पास आप जो परावर्तित हुई किरणों को इसको थोड़ा पीछे ले, तो एक इधर आभासी प्रतिबिंब, मतलब एक वस्तु आभास तक, ये ए बी ली है तो ये ए डैश, ये बी डी है, ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यू होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वी होगी। यानी कि वस्तु से दर्पण की दूरी को यू कहते हैं और वस्तु से प्रतिबिंब दूरी को वी कहते हैं। ये याद रखना, यही क्वेश्चन में आपसे बहुत बार इन्हीं क्वेश्चनों पर बच्चे गलती कर देते हैं। न्यूमेरिकल में काम आता है कि वस्तु की दूरी को यू और प्रतिबिंब दूरी को वी कहते हैं। ठीक है, वी से डिनोट करते हैं। जो समतल दर्पण के जो है प्रतिबिंब कैसे कैसा बनता है ये देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, आभासी में सीधा होता है। देखो अभी आभासी पीछे की तरफ जा रहा था,
आभासी दिख रहा था लेकिन सीधा था, ठीक है, सीधा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, जितनी पीछे दूरी होती है उतनी दर्पण उतनी दूरी पर पीछे की तरफ बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है, पार्श्व परिवर्तित होता है। ये था समतल दर्पण की कुछ गुण। आगे पार्श्व परिवर्तन पूछने लगता है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां दायां प्रतीत होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है वस्तु का दायां भाग जो है बायां बायां लगेगा, जैसे हम बायां हो, और बायां जो होगा वो कैसा लगेगा? दायां हो जैसे, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉप पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर और बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, मतलब क्या, वह है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर तो वक्रित हो और बाहर वह क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। देखो अवतल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है। क्या है? ये केंद्र की ओर क्या है? वक्रित है, केंद्र की ओर वक्रित है। नेक्स्ट गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो तो अवतल, अब बाहर की ओर वक्रित हो तो क्या होता? उत्तल दर्पण कहलाता है। ये उत्तल और अवतल दर्पण की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ठीक है। ये गोलीय दर्पण है, अभी देखो गोलीय दर्पण है, ये केंद्र से कोई हमने जीवा खींच लेकर रेखाखंड बना लिया। यहाँ से जानते हो केंद्र से परिधि की दूरी का होता है त्रिज्या कहते हैं आर, और जो हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे? फोकस। ये एम एन क्या है? दर्पण है। एम एन क्या है? दर्पण है। तो इसमें जो प्रयुक्त होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को ध्रुव दर्पण का कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। देखो चित्र में देख लीजिए, यही तो बताया था मुख्य अक्ष क्या है कि वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र इससे, ठीक है, और दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? ये क्या हो गया हमारे पास? मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। देखिए वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्रीय गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यह जो सी से निरूपित करते हैं, यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है, ठीक है, सी से निरूपित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो गोलीय दर्पण का कोई भी परावर्तक पृष्ठ जो भी हमारे गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है, ठीक है, या इसे आर से निरूपित करते हैं। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं या प्रतीत होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहलाती है। जो गोलीय दर्पण का ध्रुव है और मुख्य फोकस की जो मध्य दूरी है क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, छोटे द्वारक के गोले दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। हम इस संबंध को F बराबर R बराबर 2F यानी कि F बराबर R बटे 2 से करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। यह संबंध है, आपसे अलग भी पूछता, विकल्प में पूछता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बोर्ड पर, ठीक है, उन्हें मैं लाइव पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखो तो समझ लो, देखो हमारे पास ये क्या, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका क्या हमारे पास ये पी है, ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र सी है, यहाँ से फोकस, यहाँ से अगर हमारे पास कोई किरण जा रही है, परावर्तित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात इधर आ रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो उससे मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के से होकर गुजर रही है, तो यहाँ क्या हो गया, फोकस हो गया, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से क्या हो रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, अगर यदि हमारे पास मुख्य फोकस से कोई किरण आ रही है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लग रहेगी। देखो जैसे हमारे पास कोई फोकस, हमारे पास यहाँ जो कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर आ रही है, तो ये जो हमारे पास मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर गुजरेगी, मतलब जैसे जा रही है ऐसे ही जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी अवतल दर्पण में, ठीक है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने का, अगर यदि वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौटेगी। देखो अगर वक्रता केंद्र से गुजर रही है किरण, तो वापस जो परावर्तन के पश्चात होगी अवतल दर्पण में, तो उसी रेखा में वापसी लौटेगी, उसी पर, ठीक है, उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। आई होप आप समझ में आ गए होगा। चौथा देखिए, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। मतलब अगर यदि हमारे पास कोई किरण है जो सीधे ही ध्रुव पर पड़ती है, तो क्या होती है, वो जो आपतित किरण है वो तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होगी, मतलब वापस उसी ऐसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। ये क्या होते हैं, दोनों, जितनी कोण यहाँ बनाया उतना ही कोण ये परावर्तित होने के बाद बनाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ स्थितियां देखो, इनको याद रख लेना थोड़ा सा कि कब कहाँ क्या होता है। बिंब की स्थिति मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, यदि अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर बिंदु साइज, ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो ये आपसे नहीं पूछता, ये बीच वाला, ये पूछता प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि हमारे पास वक्रता केंद्र से परे है तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, इसमें भी, ठीक है। यदि वक्रता केंद्र है तो भी वास्तविक उल्टा बनेगा। यदि वक्रता केंद्र फोकस के बीच है तब भी क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और यदि फोकस पर है तब भी वास्तविक उल्टा बनेगा। बस यदि क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ध्रुव और फोकस दूरी के बीच है, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच है, तो हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। आभासी अवतल दर्पण में आभासी आपसे सिर्फ प्रतिबिंब की प्रकृति पूछता है, ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सब जो अवतल दर्पण होता उसमें बस इतना याद रखना, फोकस तथा ध्रुव के बीच, तो अगर यदि कोई किरण फोकस तथा ध्रुव के बीच है वस्तु, तो क्या होगी, आभासी तथा सीधे बनेगी, ठीक है, नहीं तो सभी का क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखो ये देखो, सब तो बता देते हैं, जैसे ये वस्तु क्या अनंत पर रखी है, अनंत पर, अनंत से चल कर आ रही है चल के, ठीक है, तो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात हमारे पास क्या होगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। यदि नीचे से ले, हम नीचे से भी तो वस्तु ले सकते हैं, तो ये भी क्या होगी, फोकस से गुजरेगी, तो ये होगी हमारे पास फोकस दूरी,
ये हमारे पास ध्रुव कोई वस्तु ए आ रही थी, ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही थी। कोई वस्तु बी थी और बी भी हमारे पास क्या फोकस से गुजर रही है, ठीक है। यही आपको समझाया था उत्तल दर्पण में। तो ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। सी से परे वक्रता केंद्र से, ठीक है, थोड़ा आगे वक्रता केंद्र यहाँ है सी, यहाँ से कोई इधर ले सकते हैं वस्तु, ए भी कोई वस्तु है तो परावर्तित हो रही है, किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। और कोई वस्तु हमारे पास सी से थोड़ा आगे आगे है तो ये क्या हो रही है, ये भी हमारे पास क्या हो रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा, वास्तविक बन रहा तथा उल्टा बन रहा है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। यही आपको समझाया था। यदि वक्रता केंद्र पे सी पर मतलब है वक्रता केंद्र पर, यदि हमारे पास ये वक्रता केंद्र है, सी पर कोई वस्तु रखी है, ये परावर्तन किरण आ रही है और आपतित किरण है, ये परावर्तित होकर जाती है फोकस से, ठीक है। यदि हमारे पास कोई बी वस्तु नीचे है केंद्र पे तो ये भी क्या हो रही है, परावर्तित होकर फोकस से गुजर रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा ही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच। देखो वक्रता केंद्र यहाँ है, फोकस दूरी यहाँ है, इन दो के बीच तो कोई वस्तु है, ठीक है। तो ये आपतित किरण आ रही, आने वाले किरण परावर्तित किरण किस हो रही है, फोकस होकर जा रही है। यदि कोई वस्तु इनसे वक्रता केंद्र से पीछे है तो ये हमारे पास जो किरण आ रही है ये भी क्या हो रही है, फोकस होकर जा रही है। तो आपको दिख रहा प्रतिबिंब वास्तविक तो बन रहा, लेकिन कैसे बन रहा, उल्टा बन रहा। ये प्रतिबिंब यहाँ था, ठीक है, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ओके। नेक्स्ट ये जो ए डैश बी डैश है, ये क्या है, हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति है। देखो मैं अब आपको बता दूं, देखो पहले वाले से बता देता हूँ, कोई वस्तु ए थी जो परावर्तन पश्चात हमारे पास फोकस दूरी से गुजरी, तो इसका क्या हो गया, ये हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, तो इसे बी से डिनोट कर रखा है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में, लेकिन ये हमारे पास पहले ऐसी थी वस्तु, अब कैसे हुई, नीचे की तरफ हो गई, तो कैसे हुई, उल्टा हो गई। उसी प्रकार से देखो ए भी कोई वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश बी डैश पे बना, तो ये क्या होगी, उल्टा ना हो गया, पहले ऊपर की तरफ थी अब नीचे की तरफ है, तो वस्तु क्या हो गई, उल्टी हो गई। उसी प्रकार सी पर था केंद्र पर था, और इसी प्रकार केंद्र तक फोकस दूरी पर है। नेक्स्ट यदि फोकस दूरी पर है, फोकस दूरी यहाँ कोई वस्तु ए भी रखी है, कोई किरण आ रही है, कोई किरण देखो यदि वस्तु से, तो फोकस से होकर ही गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। और जब फोकस से होकर गुजर रही है तो देखो ये प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है। या एक किरण हमारे पास क्या होती है, अगर यदि हमारे पास कोई वस्तु यहाँ से सीधी जाएगी तो वापस इसी अवस्था में लौट जाएगी, इसे कहने का मतलब यही था। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास वास्तविक है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। ये क्या, प्रतिबिंब प्रकृति, आपसे पेपर में प्रतिबिंब प्रकृति ही पूछेगा 100%। ध्रुव और फोकस के बीच, देखो ध्रुव और फोकस, देखो हमारे पास ध्रुव क्या यहाँ है, ठीक है, फोकस यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई वस्तु ए भी है, यहाँ से कोई किरण डाल रहे हैं आपतित किरण, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ऐसे ही गुजर जाएगी, यानी कि आपतन कोण अपरावर्तन कोण की क्या होगा, बराबर होगा, आपतन बिंदु होगा। तो ये प्रतिबिंब यहाँ से इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ेगी, फिर हमारे पास किरण क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, सीधी निकलती है ये वाली किरण यहाँ भी जाएगी, तो सीधी निकल जाएगी ये यहाँ से। तो यहाँ कोई जो वस्तु बनेगी ये कैसी बनती है, आभासी, मतलब ऐसा लगेगा हमें कि वस्तु पीछे की ओर बन रही है, कैसी बन रही है, ये हमें आभासी है, लेकिन कैसी है, जैसी वस्तु यहाँ थी ऐसी तो वस्तु यहाँ कैसी है, सीधी। इसी में होता है, यदि हमारे पास ध्रुव और फोकस के बीच में जो वस्तु होती है, जो उसका बनता है, उसका प्रकृति कैसी होती है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण का अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ, मतलब दंत जो दांत जो विशेषज्ञ होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में
उपयोग किया जाता है। जैसे आप अपने बाल कटिंग कराने जाते हो, शेविंग कराने जाते हो, वहां जो दर्पण होते हैं वो कैसे दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। चौथा देखिए, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियां होती है, सूर्य से हमें ऊर्जा लेनी है, तो सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये थे इसके प्रयोग। अब इसके उत्तर दर्पण के बारे में। उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ये भी अवतल दर्पण है कोई, इसका ये हमारे पास ध्रुव है, ये फोकस है, ये हमारे पास क्या केंद्र है। ये कोई किरण आ रही है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे सीधी जा रही हो, ठीक है, सीधी जा रही हो, और ये हमारे पास क्या है, ये परावर्तित होकर यहाँ से निकल रही है, तो ये अभिलंब होता है, अभिलंब भी थोड़ा, ये क्या हो गया, फोकस पे केंद्र पे, यही इसका मतलब समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मुख्य अक्ष क्या होगी, समांतर होगी। ये किरण थी, ये कैसे हो रही है, समांतर। ये मुख्य अक्ष हमारे पास इसके क्या जा रही है, समांतर जा रही है। तीसरा जो नियम है इसका देखिए, और उत्तर दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जी, यदि आप देखो, अवतल दर्पण में भी यही पढ़ा था और उत्तल दर्पण में भी यही है, लेकिन इसमें क्या होता है, आभासी होता है। आभासी मतलब प्रतीत होता है कि यही वक्रता केंद्र सी यहाँ है और फोकस यहाँ है। हमारे पास इसका जो कलई इधर हो रही है, तभी तो ये उत्तल दर्पण है। तो जो किरण आ रही है, यदि हमारे पास वक्रता केंद्र से प्रतीत हो रही है, तो क्या होगा, ये वापस उसी अवस्था में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। चौथा क्या है, उत्तर दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। यदि तिर्यक दिशा में मुख्य आने पर ध्रुव पड़ रही है, बिंदु P पर पड़ रही है, तो तिर्यक अवस्था में ही परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं, मतलब कोण आई कोण आर क्या होते हैं, ये कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा, ठीक है। देखो इसके बारे में कुछ, यदि उत्तर दर्पण में अनंत पर है तो आभासी तथा सीधा बनता है। अनंत दर्पण के ध्रुव के बीच है तो कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के फोकस दर्पण के पीछे बनेगा, ये भी याद रखना है। ये क्या हमारे पास फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच के दर्पण के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अनंत पर है, अनंत पर है, कोई वस्तु अनंत पे ए भी है, ठीक है, ये वस्तु है, यहाँ से कोई किरण जा रही है, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रही है कि हमारे पास ये किरण यहाँ जाके प्रतीत होकर यहाँ से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है, आभास हो रहा है। और तो ये हमारे पास कैसी होगी, एक ऐसी होगी, इसे हम बड़ा कर सकते हैं थोड़ा, ये क्या वक्रता केंद्र है, तो क्या होगा, अनंत पर होगी, आभासी और आभासी दिखाई दे रही है हमें, देखो हमने पढ़ा था अभी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा अनंत पर, इसमें आभासी और सीधा ही बनता है। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कोई वस्तु ए भी धरी यहाँ से, एक परावर्तित किरण है, परावर्तन देखो आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण हो गए, या यहाँ से प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो फोकस होकर जा रही है, तो प्रतिबिंब देखो दर्पण के यहाँ पीछे बन रहा है, मतलब यहाँ बन रहा है, मतलब ये कैसे बन रहा है, आभासी बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। उत्तर दर्पण में आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तर दर्पण के उपयोग, उत्तर दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तर दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और वो हमारे पास कैसा वास्तविक तथा मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तर दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, और ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दूसरा, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परापाटी, जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इनके लिए बिंब यानी कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसका अर्थ है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं।
मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाएंगी, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर यानी कि माइनस एक्स के अनुदिश, ये भी आप जानते होंगे, मापी गई दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होंगी। देखो ये हमारे पास एक्स अक्ष है, इधर क्या होंगे, सभी धनात्मक होंगे इधर वाले इस पे, और ये क्या, ये एक्स जैसा अक्ष है यानी कि इधर क्या होगी, ऋणात्मक होंगे सभी। ऐसे उसी प्रकार y मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर के होंगे, y क्या होंगे, हमारे पास धनात्मक दूरियां होंगी, जैसे y है नीचे बता रखा, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर होंगी तो कैसे होंगी, दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। देखो बता दूं, ये कोई मुख्य होगा, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये ऊपर की ओर हमारे पास y अक्ष है, ये हमारे पास x अक्ष है। यदि दाईं ओर है तो कैसे नापी जाएंगी, धनात्मक, बाईं ओर है तो कैसे नापी जाएंगे, ऋणात्मक। यदि ऊपर की ओर है तो हमारे पास कैसे नाप जाएंगे, जो y अक्ष को मान जाएगा धनात्मक, और नीचे की ओर है तो कैसे नाप जाएंगे, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है, बिंब की दूरी u क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि वस्तु की दूरी कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, फोकस दूरी। और अवतल दर्पण की हमारे पास जो प्रतिबिंब की दूरी है वैसे भी की वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब की दूरी होती है क्या होती है, हमारे पास जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है उत्तल दर्पण में। दर्पण का सूत्र 1/u प्लस 1/v, 1/v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और 1/u, u का मतलब वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, 1/f मतलब फोकस दूरी। सूत्र से हम न्यूमेरिकल करेंगे। आगे टॉपिक है आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। मतलब कोई प्रतिबिंब है तो वो बिंब यानी कि वस्तु का कितना गुना आवर्धित है, ये क्या होता है, आवर्धन होता है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। एम बराबर एच आई बटे कह सकते हैं इसे, ठीक है। एम बराबर क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी होती है, और वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है, माइनस वी अपॉन यू, यानी कि एम इज इक्वल टू आ जाएगा एच, यानी कि हमारे पास एच आई का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और एच जीरो का मतलब है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, इनकी ऊंचाई, यानी कि माइनस वी बटे यू। नहीं देखिए, यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यानी कि एच आई बराबर एच जीरो है तो m बराबर 1 जो है वह माइनस प्रतिबिंब के आकार के बिंब के बराबर होगा, प्रतिबिंब के आकार जो होगा बिंब के वस्तु के बराबर होगा। यदि एच जो एच आई जो है बड़ा है एच जीरो से, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से बड़ी है, यानी कि आवर्धन क्या होगी, 1 से बड़ी है, तो प्रतिबिंब वस्तु जो होगी हमारे बिंब से क्या होगी, बड़ा होता है, याद रखना। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटी है, यानी कि जो हमारे पास आवर्धन है उसका मान 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है, प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, ठीक है, एक दर्शाता है कि प्रतिबिंब एक क्या होता है हमारे पास -1 क्या होता है, प्रतिबिंब के आकार बिंब के आकार के बराबर है। यदि m पॉजिटिव है या m पॉजिटिव और m लेस देन 1 है तो दर्पण उत्तल है। यदि m पॉजिटिव है लेकिन m ग्रेटर देन 1 है तो दर्पण क्या, उत्तल, अवतल, अवतल, अवतल। यदि m नेगेटिव है तो दर्पण कैसा, अवतल है। देखो कब कब होगा उत्तल, जब m का मान मतलब आवर्धन का मान पॉजिटिव हो और 1 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है, 1 से क्या हो, छोटा हो, तो दर्पण उत्तल होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसका संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश को किसी माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर जाता है, मतलब वो जाते हैं तो वो तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है वो देख लीजिए। पहला उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। हम देखते हैं जो स्विमिंग पूल जाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सॉरी परावर्तन अपवर्तन के कारण वो वास्तविक स्थिति से क्या तो विस्थापित, मतलब जैसा हमें दिखाई देता है कि बस ऐसे तल ही है पास में ही, लेकिन वो गहरा भी होता है, ठीक है, थोड़ा तिरछा होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। जब हम कोई गिलास लें और ये कांच का गिलास लें, उसमें अगर पेंसिल डुबाएं तो वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर कैसे होती है, टेढ़ी दिखाई देती है। क्या होता है, टेढ़ी प्रतीत होती है, टेढ़ी। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं ये सभी। कागज पर लिखे शब्द गिलास के स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। आपने कुछ वीडियो भी देखी होंगी, कुछ लोग पेन से मार्कर से लिख देते हैं और पानी के ऊपर छोड़ते हैं तो वो अलग हो जाते हैं और स्लैब से ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हैं। ये किसके होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, कोई जादू नहीं होता। इसके बारे में समझाया गया। देखो, कांच के आयताकार कोई स्लैब ली हमने, कोई माध्यम लिया अपवर्तन के लिए, ये कोई किरण आ रही है तो ये क्या होगी, हमारे पास टेढ़ी, मतलब परावर्तित होती है। तो हमारे पास टेढ़ी बनती है। ये हमारे पास वायु से किस में जा रहे हैं, कांच में, तो ये हमारा कांच है, ये वायु से कांच में, तो ये हमारे पास कोई पॉइंट होगा, इस आपतन कोण आई, इस परावर्तन कोण आर बोलेंगे। ये कांच का स्लैब है, ठीक है, यहाँ से प्रतिबिंब बनता है, इसे छोड़िए, कोई दिक्कत, ऊपर वाले कीजिए। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में पूछ जाते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सीधा एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में थे। प्रकाश के किस, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बहुत, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया यानी कि साइन, आपतन कोण की अपवर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कि स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल अपवर्तन का नियम भी कहते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ठीक है, या नियतांक स्थिरांक, ठीक है। और अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक कैसे पता लगाएंगे, अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं। माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। माध्यम देखो, माध्यम टू से माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम टू वन का मतलब है माध्यम टू का जो है माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी N21 क्या होगा, V1 बटे V2। और माध्यम एक का माध्यम टू के सापेक्ष यानी कि N12 निरूपित करते हैं इससे, तो क्या होगा, V2 बटे V1। न्यूमेरिकल करेंगे तो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ये हमें वहां यूज होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि माध्यम एक निर्वात या वायु में है तब माध्यम टू का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यही माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे n बराबर c बटे v से डिनोट करते हैं। और c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। स्टार्टिंग में ही बता देता प्रकाश की चाल। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक 242 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल का 1/242 गुना कम और हीरे में निर्वात की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संघनन माध्यम, दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक संघनन होता है, ठीक है। और प्रकाशिक विरल क्या होता है, दो माध्यमों की तुलना करते समय प्रकाश कम अपवर्तनांक वाला माध्यम। अगर अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है तो संघनन, कम अपवर्तनांक वाला तक माध्यम है तो क्या है, विरल। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है, दिस फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देख लो इसे,
ये हमारे पास सीरियल माध्यम है, ये संघ्न माध्यम है, इससे जा रही है चाल, तो ये जो प्रकाश आ रहा है तो ये संघ्न माध्यम में जा रहा है, ये क्या है, अविलंब है। तो कहने का मतलब यही था कि इसकी क्या होती है, धीमी होती चली जाती है। जब प्रकाश की किरण संघ्न माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है और ये अविलंब से दूर हटती जाती है। ये क्या होती है, हमारे पास अविलंब के पास आती जाती जाती मतलब होती जाती है, और ये क्या चाल बढ़ जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हटती चली जाती है। इसका भी डायग्राम देख लीजिए, जिसको प्रकाश किरण आ रही है तो अविलंब से क्या हो, दूर हटती जा रही है लेकिन चाल बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट लेंस के बारे में बढ़ते हैं। गोले लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है। एक या दोनों तल क्या है, गोलीय है, लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दो प्रकार के लेंस। यह किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे होते हैं, यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटे होते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखो ये रहा हमारे पास, ये किनारों की अपेक्षा बीच में से कैसे मोटे हैं, ये किनारों की अपेक्षा बीच में से कैसे हैं, पतले हैं, यानी कि बीच के अपेक्षा के किनारे से क्या, मोटे हैं। इसे अपसारी लेंस भी कह सकते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। बिंब यानी कि वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये हमारे पास कोई लेंस है, ये हमारे पास कोई वस्तु, यहाँ से कोई वो आ रही है, हमारे पास किरण आ रही है, तो ये समांतर आने वाली किरण प्रकाश किरण से उत्तर अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर क्या गुजरेगी, दूसरी ओर फोकस से होकर गुजरती है। ये पहली इधर साइड, दूसरी साइड इधर है, तो क्या होगी, फोकस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र मतलब ओ बिंदु भी, जो लेंस का जो पॉइंट होता है, ठीक है, किसे गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत करेगी, मतलब सीधी यूं ही निकल जाएगी। ये होती है हमारे पास प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली। अब अवतल लेंस के किरण आरेख, जो अवतल लेंस में कैसे बनते हैं। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। देखो किरण आई हमारे पास, ये अपवर्तन के पश्चात ये तो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी, लेकिन क्या होगी, मुख्य फोकस से प्रतीत जाती हुई प्रतीत होती है उसी ओर, ठीक है। और उसमें क्या होता था, दूसरी ओर, और उत्तर में दूसरी ओर होता था। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये हमारे पास क्या, मुख्य अक्ष के कैसे हो रही है, किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो गई। नेक्स्ट देखिए, सेम उसी प्रकार है, समझ जाओगे आप। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। जैसे उसमें होता है ऐसे इसमें होता है। अवतल उत्तल में जो प्रकाशीय केंद्र से यदि हमारे प्रकाश किरण गुजर रही है तो दोनों के नियम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, उसी में बिना विचलन के निर्गत होती है, मतलब चलती चली जाती है। बिंब के विभिन्न अवतल लेंस की प्रकृति और आपेक्षिक साइज, ठीक है, उनका क्या होगा। यदि अनंत पर है तो आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। अनंत लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच में तो आभासी सीधा अवतल लेंस में ऐसे बनता है, ठीक है। ये अत्यधिक छोटा, अनंत पे है तो अत्यधिक छोटा बनेगा, यदि उनके बीच में है तो थोड़ा छोटा बनेगा, दिन छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। देख लीजिए, ये हमारे पास कोई किरण आ रही है, ये तो आप विचलन कहाँ हो जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रतीत कहाँ होती है, और ये वाली क्या, अगर यदि यहाँ से जाएगी तो ये भी ऐसी प्रतीत क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ से F1 है तो पूरी क्या होगी, 2F1 होगी। अवतल दर्पण एक और देख लीजिए, कोई वस्तु ए भी है, ये हमारे पास किरण आ रही है, ये MN कोई क्या
अवतल दर्पण है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, ऐसी जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसी जा रही है, लेकिन ये हमारे पास आभासी रूप से यहाँ प्रतीत होती है, आभासी रूप से यहाँ प्रतीत होती है। तो इसका प्रतिबिंब, एक किरण है हमारे पास प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, दोनों होकर जा रही है। तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि ए और बी, ये हमारे पास कैसा बना, सीधा था आभासी। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंस के लिए हम गोलीय दर्पण, लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस में सभी माप उनके प्रकाशीय केंद्र से लिए जाते हैं, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जो इसकी आवर्धन क्षमता होगी वही होगी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि m इक्वल टू v/u, वो माइनस की होती थी, प्लस की होती है। लेंस की क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंस क्षमता, ठीक है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी लेंस की क्षमता में के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, यानी कि P इक्वल टू 1/f, लेंस क्षमता क्या होती है, फोकस की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। एक डायोप्टर इज इक्वल टू 1 प्रति मीटर या मीटर इनवर्स। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। उनके प्रकाशीय केंद्र, अनेक प्रकाशीय केंद्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब की अधिक आबादित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जा सकता है। मतलब कोई प्रकाशीय केंद्र होता है जिसमें बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, मतलब कई सारे लेंस लगे होते हैं, तो उनके प्रतिबिंब की अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट, मतलब साफ करने के लिए, जैसे आप कैमरा देखते हो ना, कैमरा इतने मेगापिक्सल इतना मेगापिक्सल लगाते चले जाते हैं, क्या होता है, वो आवर्धित करने के लिए, अधिक आवर्धित और सुस्पष्ट देखने के लिए संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता क्या होगी, जो P होगी, उन लेंसों की पृथक क्षमताओं के बीच घटते योग के बराबर होगी। यदि पहले की P1 है, दूसरे की P2 है, तो क्या होगी, वो P1 प्लस P2 P3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगी, कुल हमारे पास क्षमता होगी। ठीक है, तो हमने ये पार्ट कर लिया, इसके न्यूमेरिकल्स में आपको बोर्ड पे कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स मुझे बोर्ड पे कराने, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि इस चैनल पे इस तरह के कंटेंट प्राप्त हो रहा है और इतना अच्छा शब्दों में मिल रहा है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।